राधे राधे दोस्तों, आज हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं जिसका क्लाइमैक्स का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। एक पुलिस अधिकारी विवेक गोपीनाथ अपनी एक बड़ी गलती की वजह से सस्पेंड हो जाता है, लेकिन उसे खुद को बेगुनाह साबित करने का और अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने का एक आखिरी मौका मिलता है। उसे सौंपा जाता है 40 साल पुराना एक अनसुना मर्डर केस, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मृत व्यक्ति की पहचान तक नहीं हो पाई। इतने सालों बाद न गवाह बचे हैं न कोई पक्के सबूत, सिर्फ कुछ अधूरे निशान और कई अनसुलझे सवाल। जैसे जैसे विवेक इस केस की गहराई में उतरता है, उसे ऐसे राज पता चलते हैं जिन्हें वर्षों से छुपा कर रखा गया था। हर नया सुराग उसे एक नई साजिश की तरफ ले जाता है, जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना आसान नहीं। अब सवाल ये है, क्या विवेक 40 साल पुराने इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा या ये मर्डर मिस्ट्री हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा ही बनकर रह जाएगी? यही देखेंगे हम आज की खतरनाक कहानी में, जिसका नाम है रेखा चित्रम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोफिन जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इसका क्लाइमैक्स देखकर आपका सर चकराने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सन 1985 में। हम दो दोस्तों को देखते हैं, वो आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। इसी बीच एक दोस्त कहता है कि अरे तुझे पता है मेरे पिता एक मूवी में काम करते हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है कि क्या सच में? मुझे लगता है कि तू मजाक कर रहा है। फिर पहला दोस्त कहता है नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ। कल बारिश हो रही थी ना, तो मैंने अपने पिता को कुछ लोगों के साथ एक चटे में किसी चीज को कवर करते हुए उसे ले जाते हुए देखा, जिसके बारे में सुबह मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि वो सब एक मूवी की शूटिंग थी। अब इस बात पर उसका दूसरा दोस्त हंसने लगता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दोस्तों, इस सीन को ध्यान रखना। खैर, अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ हम विवेक नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं। हमें पता चलता है कि हाल ही में एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए विवेक ने 15 लाख रुपए जीते थे और जैसे ही ये खबर लीक हुई तो पूरा मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करने लगा। कहने लगा कि अगर पुलिस वाले ही खुद सट्टा खेलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। अब इसी के चलते पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत प्रेशर में आ जाता है और फिर इंस्पेक्टर विवेक का मल्लपुरम शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, विवेक की बात करें तो वो किसी तरह की गैम्बलिंग नहीं करता था। दरअसल वो पिछले आंकड़ों के बेसिस पर आगे आने वाली सिचुएशन को प्रेडिक्ट करता था, जिससे कि उसका माइंड अलग अलग केसेस को सॉल्व करने के लिए शार्प हो सके। इसलिए वो ये प्रेडिक्शन गेम पर करता था, जो कि सही साबित हो गई, जिस वजह से वो जीत गया। पर लोगों ने इसे गैम्बलिंग के एंगल से देखा, इसलिए पड़ा। यहाँ में पता चलता है विवेक अपने पिता के साथ रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो पत्रकार है। अब हमें उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम राजेंद्र नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसके परिवार में वो और सिर्फ उसका बेटा रहता था, लेकिन उसका बेटा उसकी बिल्कुल भी एक भी बात नहीं मानता था। फिर हम देखते हैं एक दिन राजेंद्रन एक कार बुक करता है और वहाँ से सीधा मल्लपुरम निकल जाता है। वो रास्ते में काफी ज्यादा शराब पी लेता है। फिर मल्लपुरम पहुँचने के बाद अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और खुद कार से उतरकर सीधा सुनसान जंगल के अंदर घुस जाता है। फिर वहाँ अंदर जाकर राजेंद्रन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने मोबाइल में फेसबुक लाइव करके कुछ बातें बताता है कि 40 साल पहले एक निर्दोष लड़की को इसी जगह पर दफनाया गया था जहाँ पर मैं बैठा हूँ। उस काम में हम 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक था मैं, एक था विंसेंट जो आज एक बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी चला रहा है, और तीसरा था फ्रांसिस। पर दोस्तों, हैरानी की बात ये थी कि राजेंद्रन यहाँ पर चौथे आदमी का नाम नहीं बताता या फिर नहीं लेता। वो आगे कहता है कि मुझे लगा था कि कभी न कभी इस केस के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन आज तक ये बात किसी को नहीं पता चली। लेकिन इसी दौरान हर रोज मुझे उस मासूम लड़की का चेहरा याद आता है, जिस वजह से मैं शांति से जी नहीं पा रहा। उस लड़की के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था, वो कौन थी, कहाँ से आई थी। इसलिए अब पश्चाताप की वजह से मैं आज अपना जुर्म कबूल करते हुए आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। मेरा अलविदा, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजेंद्रन खुद को गोली मारकर खत्म कर देता है और उसी गोली की आवाज सुनकर गाड़ी के पास खड़ा वो ड्राइवर फौरन भागकर वहाँ पर पहुँचता है। राजेंद्रन को मरा हुआ देखकर वो घबरा जाता है, तुरंत ही पुलिस को फोन करता है और यहाँ पर हुई घटना के बारे में बताता है। अब दोस्तों, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम होने की वजह से ये बात तुरंत ही पूरे शहर में फैल जाती है। अब दोस्तों, जैसे कि हमें पता है विवेक का थाना इसी जगह के पास था, इसलिए सबसे पहले इंस्पेक्टर विवेक वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी के ऑफिसर्स वहाँ पर आते हैं और मीडिया भी एकदम से वहाँ पर पहुँच जाती है। अब राजेंद्र ने सबूत के तौर पर
सिर्फ वही लाइव स्ट्रीमिंग की थी, इसलिए उसकी बात को वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी था। तो पुलिस उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर देती है, लेकिन दोस्तों काफी देर तक खुदाई करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन तब भी विवेक उस मिट्टी के एक डिकम्पोज कपड़ा पर तभी अचानक विवेक को मिट्टी में एक डिकम्पोज कपड़ा मिलता है, जिसके बाद वो खुद उस खुदाई में शामिल हो जाता है और देखते ही देखते वो एक कंकाल को ढूंढ लेता है जिसके पैर में पायल होती है, और उससे ये साबित हो जाता है कि ये एक लड़की का ही स्केलेटन है और राजेंद्र ने मरने से पहले सच बोला था। उसके बाद इस स्केलेटन को फॉरेंसिक वालों के पास भेज दिया जाता है, जो कि जांच करने पर यह कंफर्म कर देते हैं कि ये कंकाल किसी 18 से 20 साल की लड़की का है। यानी कि अब पुलिस को ये पता करना है कि ये कंकाल आखिर किस लड़की का है, और साथ ही साथ उन्हें अब विंसेंट और फ्रांसिस के साथ उस चौथे आदमी को भी ढूंढना है। फिर पुलिस इसके लिए एक टीम बिठाती है और इस केस को ऑफिशियली विवेक को हैंडओवर कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों खुदाई के दौरान उसी ने तो अपना दिमाग इस्तेमाल करके इस स्केलेटन को ढूंढा था। अब विवेक तुरंत ही अपने काम पर लग जाता है। वो अपने साथियों से उन सभी 18 से 20 साल की लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट मांगता है, जो कि 1985 के दौरान गायब हुई थी और जिनकी एफआईआर दर्ज की गई थी। उन सभी लड़कियों की एक लिस्ट बनाकर विवेक अपनी टीम के साथ एक एक करते हुए पर्सनली उन सभी घरों में जाता है, उनके घर वालों से जाकर पूछताछ करता है, उन्हें वो पायल दिखाता है ताकि उस लड़की की पहचान हो सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कोई भी उस पायल को नहीं पहचानता। लेकिन दोस्तों अभी भी एक फैमिली के पास जाना बाकी था, जहाँ विवेक को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं होती है। वो बूढ़ा आदमी विवेक से कहता है, हाँ सर, ये मेरी ही बेटी का पायल है। अब ये बात सुनकर विवेक को थोड़ी सी राहत मिलती है कि आखिरकार हमने इस लड़की के घर वालों को ढूंढ लिया। लेकिन फिर भी वो कंफर्म करने के लिए उस बूढ़े आदमी का डीएनए उस स्केलेटन से मैच करवाता है, पर उससे ये साबित हो जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। वो पायल उसकी बेटी की नहीं थी। तो दोस्तों आखिरकार वो लड़की कौन होगी और उसके घर वाले कहाँ होंगे? खैर, फिर इसी बीच एक इंस्पेक्टर उसे कहता है कि सर, हम सिर्फ 1985 के मिसिंग केसेस स्टडी कर रहे हैं, जबकि हमें एक बार 1985 में लोगों ने किए गए उन सभी एफआईआर की जांच करनी चाहिए, जिसमें कि किसी 18 से 20 साल की लड़की के होने का जिक्र हो। शायद हमें वहाँ से कुछ लीड मिले। अब ये बात सुनकर विवेक कहता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है, चलो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है कि हमारे हाथ कुछ लग जाए, जिससे हम हमारे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विवेक विंसेंट को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे पूछताछ करता है। दोस्तों ये वही ज्वेलरी व्यापारी है जिसका जिक्र राजेंद्र ने मरते वक्त फेसबुक लाइव पर किया था। अब विंसेंट की बात करें तो उसका बचपन कुछ खास नहीं था। वह शुरू में अपनी माँ के साथ अकेला रहता था और उनके पापा ने उन दोनों को छोड़ दिया था। पर विंसेंट को पढ़ाई का बहुत ही शौक था, इसलिए इस चीज को देखते हुए वहाँ के एक बिशप ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना शुरू कर दिया। अब प्रेजेंट में विवेक उसे कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि 1985 में आप बिशप के साथ उसी मल्लकापुरम में रहते थे और उस वक्त आप जिस जगह पर रहते थे वो जगह उस जगह से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर हमें उस लड़की का कंकाल मिला है और राजेंद्र ने खुद को वहाँ पर मारा है। अब ये बात सुनकर विंसेंट कहता है कि सर, वो बिशप मेरे पिता के समान थे और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, और जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो मैं उनकी सेवा करने के लिए उनके मरने तक साथी रहा। और रही बात इस राजेंद्रन की, तो मुझे सच में नहीं पता कि ये आदमी कौन है और मरने से पहले उसने मेरा नाम क्यों लिया था। अब उसके बाद विंसेंट का वकील कहता है, आप मेरे क्लाइंट पर ऐसे बेवजह आरोप नहीं लगा सकते। ऐसे किसी का नाम लेने से कोई दोषी नहीं हो जाता। जब आपको कोई सबूत मिले तब बात कीजिएगा। ऐसा कहकर विंसेंट और उसका वकील वहां से जाने लगते हैं। और दोस्तों बाहर मीडिया के सामने भी यही बताते हैं कि पुलिस वाले बेवजह ही उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विवेक को 1985 में की गई एफआईआर के जरिए एक फ्रॉड लड़की के केस के बारे में पता चलता है और वो देखता है कि चंद्रपन नाम के एक आदमी ने उस लड़की के खिलाफ केस किया था, जो कि एक फ्रॉड करके वहां से भाग गई थी। अब विवेक एफआईआर में एड्रेस देखकर फौरन चंद्रपन के पास पहुंच जाता है उस लड़की रेखा के बारे में पूछताछ करने के लिए कि आखिरकार उस टाइम क्या हुआ था। तब चंद्रपन उसे बताता है कि 1985 में मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम करता था और मूवी के लिए जूनियर आर्टिस्ट या फिर साइड आर्टिस्ट को प्रोवाइड करता था। उस टाइम मम्मूटी नाम के एक बहुत ही फेमस हीरो की काथुम काथम नाम की एक मूवी रिलीज होने वाली थी। उसी मूवी के लिए मैं दूर दूर से जूनियर आर्टिस्ट को हायर करके लेकर आता था। उन्हीं में से एक रेखा भी शामिल थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब फिल्म के गाने की आधी शूटिंग हो गई तो उसके बाद से रेखा कहीं गायब हो गई। शायद भाग गई होगी
इसलिए वो गाना हमें फिर से रीशूट करना पड़ा। उसमें हमारा काफी नुकसान भी हुआ, इसीलिए मैंने रेखा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी ताकि आइंदा से वो किसी भी रोल के लिए कास्ट ना की जाए। फिर दोस्तों वो विवेक को वो गाना भी दिखाता है जिसमें कुछ टाइम के लिए रेखा रिकॉर्ड हुई थी। अब विवेक का दिल कह रहा था कि हो ना हो ये रेखा वही लड़की है जिसका कंकाल हमें मिला है, क्योंकि मम्मूटी मूवी की शूटिंग भी मलक्कापुरम में ही हुई थी। विवेक के पास रेखा की फोटो तो आ चुकी थी, इसीलिए वो आधी फोटो से ही उसका पूरा स्केच बनवाता है और उस टाइम पर जितने भी जूनियर आर्टिस्ट उस गाने में शामिल थे उन सभी से मिलने के लिए जाता है ताकि रेखा के बारे में कुछ सुराग मिल सके। पर कई लोग तो मर चुके थे और उसमें से एक महिला विवेक को बताती है कि मैं रेखा को बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं जानती थी, लेकिन पहली बार उस गाने की शूटिंग के टाइम पर उससे मिली थी। इतना कंफर्म कहती हूँ कि जिस दिन हमारी रेखा के साथ आखिरी शूटिंग थी उस दिन काम खत्म करने के बाद जब सारे आर्टिस्ट वापस जा रहे थे तो उनमें रेखा शामिल नहीं थी। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। उसके बाद दोस्तों विवेक शहर में जितने भी फ्रांसिस होते हैं ना उन सभी से मिलने जाता है। इसमें भी काफी लोग मर चुके थे, कुछ लोग बीमार या फिर दूसरे शहर में रहने के लिए जा चुके थे, इसलिए विवेक फ्रांसिस को ढूंढ नहीं पाता। फिर विवेक काथुम काथा मूवी के डायरेक्टर कमल नाम के आदमी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन कमल तो कहता है कि जूनियर आर्टिस्ट के बारे में जानकारी रखना मेरा काम नहीं है, मुझे बस मेन कास्ट पर काम करना होता है, इसलिए रेखा की उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने उसको एक बार देखा जरूर था। वो मुझसे कहने के लिए आई थी कि वो मम्मूटी की बहुत बड़ी फैन है, हो सके तो कभी मुझे उनकी फिल्म में हीरोइन का रोल दे देना। इससे ज्यादा मुझे रेखा के बारे में और कुछ नहीं पता, पर हाँ अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अब वही दूसरी तरफ हम देखते हैं विंसेंट का लॉयर विंसेंट को रेखा का स्केच दिखाता है, जिसको देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि मानो वो अच्छी तरीके से रेखा को जानता हो। अब वो तुरंत ही लॉयर से कहकर विवेक को रेखा के केस से बाहर करवा के इस केस को सीबीआई को दे देता है, जहां सीबीआई में उसके ही चेले रेखा के केस को हैंडल करेंगे, ताकि जो विवेक है वो विंसेंट की सच्चाई दुनिया के सामने ना लेकर आ पाए। यानी कि दोस्तों इस चीज से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि उस राजेंद्रन की कही हुई बात बिल्कुल सच थी, विंसेंट भी रेखा को मारने में शामिल था। अब दोस्तों यहाँ इंस्पेक्टर विवेक को केस से बाहर तो कर दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ चुप बैठने वालों में से था। वो फैसला करता है कि वो खुद ही इस केस की जांच करेगा। तब कमल उसको फोन करता है और बताता है कि कल मेरे भूषण नाम के एक रिपोर्टर से बात हुई थी। उसे जब मैंने रेखा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने रेखा की फोटो अपने मैगजीन में भी छापी थी उस समय। इसलिए दोस्तों विवेक तुरंत ही भूषण से मिलने जाता है। भूषण उसे बताता है कि 1985 में मैं जब मम्मूटी का इंटरव्यू लेने के लिए गया था तब मेरे कैमरामैन ने फोटो क्लिक की थी, तो मम्मूटी के पीछे खड़ी रेखा भी उस फोटो में आ गई थी, जिसको मैंने मैगजीन में लगा दिया था। फिर दोस्तों विवेक जब उस मैगजीन को देखता है तो उसको रेखा के बाजू में एक महिला दिखाई देती है और उसने भी रेखा की तरह ही नन के कपड़े पहने थे, लेकिन उस महिला के कपड़े बिल्कुल असली नन जैसे लगते हैं और रेखा के कपड़े ऐसे लग रहे थे कि मानो वो शूटिंग के लिए कपड़े पहने गए हो। फिर थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद विवेक को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि उस गाने की शूटिंग एक चर्च के अंदर हुई थी और रेखा के बाजू वाली महिला असली नन थी, जो कि आज भी मलक्कापुरम के चर्च में रहती है। इसलिए विवेक तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाता है। फिर वो उससे रेखा के बारे में पूछता है तो नन उसे 1985 की सारी चीजें बताना शुरू कर देती है। उसके बाद दोस्तों में 1985 के समय का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चंदन रेखा के साथ साथ बाकी जूनियर आर्टिस्ट को भी शूटिंग के लिए ले जा रहा होता है। रेखा दूसरे शहर से आई हुई थी, उसका सपना था कि वो हीरोइन बने और वो भी मम्मूटी की मूवी की, क्योंकि वो उसका फेवरेट हीरो होता है। फिर शूटिंग के लिए सभी लोगों को नन के कपड़े पहना दिए जाते हैं, तो रेखा भी नन के कपड़े पहन लेती है। उसके बाद जब वहाँ पर मम्मूटी आता है तो उसे देखने के लिए जैसे ही रेखा उसकी तरफ बढ़ती है तो उससे हड़बड़ाहट में उसका शूटिंग वाला कपड़ा फट जाता है। वो तुरंत ही टेलर के पास जाती है और इस कपड़े को सिलने के लिए कहती है, लेकिन वो ये काम करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास पहले से बहुत सारा काम पड़ा था। तभी रेखा की नजर पड़ती है चर्च की तरफ, जो कि शूटिंग वाली जगह के सामने ही मौजूद था। वहाँ पर नन अपने कपड़े सुखा रही थी। रेखा को नन के कपड़े चाहिए थे तो वो उन नन से रिक्वेस्ट करती है और उनसे कपड़े मांग लेती है। अब दोस्तों ये वही नन होती है जो कि प्रेजेंट टाइम पर विवेक को सारी बातें बता रही थी और असल में ये नन भी मम्मूटी की बहुत बड़ी फैन थी। इसलिए वो रेखा से कहती है कि नन के कपड़े तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे मम्मूटी से मिलवाना होगा। रेखा भी इसके लिए मान जाती है। फिर वो दोनों मम्मूटी को देखने के लिए चले जाते हैं। अब उस समय जब वो भूषण इंटरव्यू ले रहा था तभी भूषण के कैमरामैन ने फोटो क्लिक करी थी और उसी फोटो को भूषण ने मैगजीन में छाप दिया था। खैर अब रात को गाने की शूटिंग हो रही थी, तभी बहुत ही तेज की बारिश हो जाती है, इसलिए शूटिंग कल के लिए पोस्टपोन की जाती है। फिर नन रेखा से कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चर्च चलो, आज की रात वहीं पर रुकना, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोगों की भीड़ है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब ये बात सुनकर रेखा बहुत ही खुश हो जाती है कि चलो
आज रात के रुकने की व्यवस्था हो गई। फिर वो दोनों चर्च जाते हैं। रात को खाना वगैरह खाने के बाद रेखा एक कमरे में सो जाती है, लेकिन सुबह होते ही रेखा किसी को कुछ भी ना बताते हुए चर्च से कहीं गायब हो जाती है। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गई। लेकिन दोस्तों, चर्च के सभी लोगों के होश तब उड़ते हैं जब चर्च की तिजोरी में रखे हुए सारे डोनेशन के पैसे गायब थे। सारे नन्स को यही लगता है कि रेखा ने ही चोरी की है और वो पैसे लेकर भाग गई। फिर ये नन्स इस घटना की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करती है, क्योंकि लोग चर्च पर भरोसा करके डोनेशन करते हैं और ऐसी लापरवाही की वजह से पैसे चोरी हो गए। ये बात लोगों को पता चल गई तो लोग चर्च में डोनेशन नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर उस वक्त नन लोगों ने रेखा के खिलाफ कंप्लेंट की होती है तो पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश करती और शायद विंसेंट अभी तक जेल में होता। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विवेक नन से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस टाइम जब रेखा चर्च में थी तो कौन कौन चर्च में रहता था। नन बताती है कि सफाई वगैरह करने के लिए पुष्पम नाम की एक महिला रहती थी, लेकिन वो 3 महीने के बाद ही काम छोड़कर चली गई। उसी के साथ साथ एक कपल और भी रहता था। वो दोनों खाना पकाने का काम करते थे, लेकिन वो दोनों कपल आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका एक बेटा है जो कि पास के गांव में रहता है। तो फिर क्या था दोस्तों, विवेक तुरंत ही उस कपल के बेटे से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए विवेक पहले तो उससे 2-4 थप्पड़ लगाता है और तब जाकर उसकी जुबान खुलती है। वो सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है कि 1985 की रात को मैंने अपने पिता को 3 लोगों के साथ एक लड़की की लाश को चटाई में लपेट कर कहीं ले जाते हुए देखा था। मैंने अपने पिता से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वो तो कोथू कुथम मूवी की शूटिंग का काम था, वो उसमें एक्टिंग कर रहे थे। तब मैंने उनकी बात पर भरोसा किया, लेकिन जब वो मूवी रिलीज हुई तो उसमें उस लड़की की लाश वाला कोई भी सीन नहीं था। मैंने फिर से पिताजी से पूछा कि वो लड़की कौन थी, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन कुछ महीने पहले जब वो मरने वाले थे, तब मरने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने राजेंद्रन, फ्रांसिस और विंसेंट नाम के आदमी के साथ, इन सब के साथ मिलकर रेखा नाम की लड़की को दफनाया था, जिसके बदले में उनको अच्छे खासे पैसे मिले थे। अब वो आगे कहता है कि उस राजेंद्रन के मरने की वीडियो देखी थी, उसमें मेरे पिता का नाम नहीं लिया गया था। शायद राजेंद्रन को पता था कि मेरे पिता काफी टाइम पहले मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उस फेसबुक लाइव पर मेरे पिता का नाम नहीं लिया और वो अपने गुनाह को कबूल करके मर गए। बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब ये सब जानने के बाद विवेक उसे पूछता है कि अगर कोर्ट में ये गवाह देना पड़े तो क्या तुम गवाही दोगे, जिस पर वो हाँ कह देता है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर विवेक बहुत ही खुश हो जाता है। कहता है, मैं अभी अपने सीनियर को ये सारी जानकारी बताकर उनसे परमिशन लेता हूँ ताकि इस केस को कोर्ट में पेश कर सकूं। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, अभी तक विवेक अनऑफिशियल तरीके से रेखा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इस केस को कोर्ट में पेश करने के लिए उसे सीनियर का परमिशन चाहिए था। अब जितनी भी जानकारी इंस्पेक्टर विवेक ने हासिल की थी, ये देखकर उसका सीनियर तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो उस आदमी के बेटे को कोर्ट में भेजने की परमिशन दे देता है। फिर हम देखते हैं विवेक जैसे ही उस बंदे के पास जाता है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि जिस बंदे को वो गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश करने वाला था, विवेक को उस बंदे की लाश मिलती है। दरअसल विंसेंट को पता चल गया था कि ये बंदा उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है, इसलिए उसने उसको मरवा दिया। बड़े ही मुश्किल से इंस्पेक्टर विवेक ने गवाह ढूंढा था, लेकिन वो भी मर गया। अब विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। अब उसके बाद दोस्तों, विवेक उस मूवी के डायरेक्टर, जिसका नाम होता है कमल, उसके पास से लाई हुई कुछ फोटोज, रील्स देख रहा होता है। ये सारी फोटोज मूवी की शूटिंग के दौरान रैंडम क्लिक की गई थी। उन फोटोज में शूटिंग के दौरान आए हुए लोग भी मौजूद थे। उन्हीं लोगों में विवेक को एक आदमी दिखाई देता है जिसकी एक आंख थोड़ी सी खराब होती है। और तभी विवेक को याद आता है कि जब वो बहुत सारी जगह पर फ्रांसिस को ढूंढ रहा था, तब एक फ्रांसिस के बेटे ने उसे कहा था कि उसके पिता अभी हॉस्पिटल में है और उस बंदे की भी एक आंख खराब थी। ये आंख खराब की प्रॉब्लम खानदानी थी, मतलब कि बाप को है तो बेटे को होगी। तो विवेक सोचता है कि कहीं ये वही फ्रांसिस तो नहीं है जिसकी राजेंद्रन बात कर रहा था। इसीलिए वो तुरंत ही उसी एक खराब आंख वाले फ्रांसिस के पास जाता है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। विवेक सीधा उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर रेखा के बारे में कुछ भी जानते हो तो सीधे सीधे बता दो, वरना बुरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुका है। लेकिन अगर मेरा साथ ना देकर सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, और अगर तुम सच बता देते हो तो मैं तुम्हारी सजा कुछ हद तक कम करूंगा। बताओ, तुम वही फ्रांसिस हो ना जिसकी बात राजेंद्रन लाइव वीडियो में कर रहा था। अब ये बात सुनकर फ्रांसिस बहुत ही डर जाता है, लेकिन अब उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसीलिए वो सच बताना शुरू करता है कि आखिरकार 1985 की रात को क्या हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते, और ऐसा क्लाइमैक्स आपने कभी नहीं देखा होगा। सो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमें फिर से 1985 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मल्लिकापुरम के चर्च के फादर के साथ विंसेंट भी आया था। उस टाइम पर वो बिल्कुल अमीर नहीं था। फादर का हाथ बटाकर जितने पैसे मिलते थे वो उससे में अपना गुजारा किया करता था।
और दोस्तों जिस चर्च में वो आया था ना, वो वही चर्च होता है जहाँ रेखा एक रात के लिए रुकी थी। चर्च में विंसेंट की मुलाकात उस महिला पुष्पम से होती है जिसके बारे में नन ने विवेक को बताया था। वो वहाँ पर साफ सफाई का काम करती थी। तो पुष्पम और विंसेंट दोनों ही एक दूसरे को देखते ही पसंद करते हैं। विंसेंट को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे और पुष्पम भी इस चर्च को छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसलिए उन दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों न हम इसी चर्च के तिजोरी के सारे पैसे चुरा ले, जिसमें से लाखों रुपए लूटकर वो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए इन दोनों ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक रात डिसाइड की। पुष्पम साबुन की टिकिया पर तिजोरी की चाबी के निशान लेकर एक नकली चाबी बनवाती है और उन सभी नन्स को दिए जाने वाले खाने में नींद की दवाई मिला देती है ताकि सभी नन आराम से सो जाए और ये लोग बिंदास होकर तिजोरी लूट कर यहाँ से भाग जाए। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से उसी दिन चर्च में रेखा भी रुकी थी। यानी कि जैसे हमें पता है शूटिंग के बाद रेखा एक रात यहाँ पर रुकने के लिए आई थी, लेकिन उसने नींद की दवाई मिला हुआ खाना अनजाने में नहीं खाया था। वो उसे पसंद नहीं था तो इसलिए उसने खाने को मना कर दिया। अब ये सब कुछ पुष्पम और विंसेंट ने देख लिया। वह सोचने लगे कि कहीं उनका प्लान फेल ना हो जाए। अगर ये गहरी नींद में नहीं सोई तो वो तिजोरी को कैसे लूटेंगे। तो दोस्तों रात को ही पुष्पम रेखा के कमरे में जाकर उसका गला घोटकर उसे मार देती है। जी हाँ दोस्तों, रेखा इस तरह से मरी थी और सुबह होने के बाद सब नन सोच रही थी कि रेखा ही पैसे लेकर भाग गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अब पुष्पम ने तिजोरी के सारे पैसे निकाल कर अपने पास रख लिए, लेकिन रेखा की लाश का क्या करना है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तब वो विंसेंट के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि रेखा की लाश को कैसे ठिकाने लगा जाए। फिर वो कहती है कि हम दोनों कुछ दिन तक चर्च में ही रुकेंगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो और सभी लोगों को लगेगा कि रेखा पैसे लेकर भाग गई है। लेकिन जैसे ही विंसेंट उस चर्च में काम करने वाला कपल जिसके बेटे को दोस्तों अभी विंसेंट ने मरवा दिया, उनकी मदद से वो रेखा की लाश को ठिकाने लगाने वाला था, तभी वहाँ पर राजेंद्रन और फ्रांसिस पहुँच जाते हैं। इन दोनों की काफी टाइम से विंसेंट पर नजर थी कि ये पक्का कुछ न कुछ घोटाला कर रहा है और जब उन्होंने लाश देखी तो सारी चीजें समझ में आ गई। फिर विंसेंट ने उन दोनों को बहुत सारे पैसों का लालच दिया और अपने साथ शामिल कर लिया। इस तरह से दोस्तों टोटल 4 लोग शामिल हुए थे रेखा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन जब वो रेखा को दफना रहे थे तब रेखा के हाथ पैर हिलने लगे क्योंकि उस वक्त वो पूरी तरीके से मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। लेकिन इन दरिद्रों को उस पर दया नहीं आई। इन लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी डालकर जिसे दफना दिया। लेकिन दोस्तों इस घटना के बहुत सालों बाद जब राजेंद्रन को पछतावा हुआ तो उसने उस जंगल वाली जगह पर जाकर फेसबुक लाइव करके अपनी सच्चाई दुनिया के सामने बता दी और खुद को शूट करके खुद की जान ले ली। इस तरह से अब दोस्तों विवेक ने रेखा की हत्या की गुत्थी को सॉल्व कर दिया था कि उसकी हत्या किसने की, किस वजह से की, उस हत्या में कौन कौन शामिल था। ये सारे सबूत काफी थे विंसेंट को जेल भेजने के लिए। अब सच्चाई जानने के बाद विवेक विंसेंट की पत्नी को एक फूल भेजता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। विंसेंट भी अपनी पत्नी का वहाँ पर ख्याल रख रहा था, लेकिन दोस्तों उस फूल पर लिखा होता है जल्द ही ठीक हो जाओ पुष्पम। और दोस्तों ये पढ़कर तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो दोस्तों पुष्पम ही थी, लेकिन दुनिया के लिए अपना नाम बदल कर जी रही थी ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। लेकिन दोस्तों इस चीज से उन्हें समझ में आ जाता है कि विवेक को उनकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, उसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए विवेक जब गाड़ी से घर जा रहा होता है तभी विंसेंट अपने गुंडों के जरिए ट्रक का इस्तेमाल करते हुए उसका एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन भगवान के दया से विवेक की जान बच जाती है। फिर विंसेंट समझ जाता है कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए वो अपनी पत्नी पुष्पम को ही मारकर शहर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। अब विवेक को तो सारी चीजें पता चल चुकी थी सिवाय एक चीज के कि आखिरकार ये रेखा कौन थी, उसका परिवार कहाँ पर है, क्या अभी तक उसके परिवार वाले रेखा के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको पता है वो मर गई है। तो इसीलिए अब रेखा की जानकारी निकालने के लिए विवेक अपनी गर्लफ्रेंड का सहारा लेता है क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है। विवेक अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से आखिरकार रेखा के बारे में पता कर ही लेता है क्योंकि विवेक की जीएफ रेखा के फोटो को न्यूज़पेपर में छाप देती है कि अगर कोई इसे जानता हो तो हमसे कांटेक्ट जरूर करे। तब जगदीश नाम का एक एक्टर विवेक को अपने पास बुलाकर कहता है कि 1985 के समय जब मैंने अपनी पहली मूवी की थी तब मुझे उस दौरान रेखा नाम की फैन की तरफ से लेटर आया था। जिंदगी में मुझे पहली बार फैन का लेटर आया था, इसलिए मैंने उसका जवाब दे दिया एक लेटर के जरिए। फिर हमारे आपस में बात होती थी, लेकिन मम्मूटी की मूवी रिलीज होने के बाद रेखा ने लेटर भेजना बंद कर दिया। इसलिए आप एक बार उस रेखा के एड्रेस पर जाकर देख सकते हैं, शायद ये वही रेखा हो सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हो। तो दोस्तों विवेक तुरंत ही उस रेखा के घर पर पहुंच जाता है और लकीली यही उस रेखा का घर होता है जो 1985 में मरी थी। वहाँ पर रेखा
रेखा की बहन मौजूद होती है और आज भी उसकी बहन अपनी रेखा के आने का इंतजार कर रही थी। विवेक उसे रेखा का पायल देता है, जिसे देखकर वो भावुक होकर फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि रेखा इस दुनिया में नहीं रही। फिर रेखा की बहन विवेक को बताती है कि मेरी बहन को बचपन से ही हीरोइन बनने का बहुत ही शौक था। हमारे घर में टीवी नहीं था, तो पिताजी से विनती करके उसने घर में टीवी मंगवाया। टीवी पर उसने पहली बार मम्मूटी की फिल्म देखी थी और उसके बाद वो उसकी फैन बन गई। उसने मम्मूटी को बहुत सारे लेटर्स भेजे, लेकिन उसकी तरफ से एक भी लेटर का जवाब नहीं आया। फिर हीरोइन बनने के सपने लेकर वो शहर चली गई, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सच में दोस्तों, बेचारी रेखा के साथ बहुत ही गलत हुआ। ऐसी घटना उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी। किसी फिल्म की शूटिंग के चक्कर में बेचारे की जान चली गई। वो हीरोइन तो बनने गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बिना किसी गलती के उसे मार दिया जाएगा। खैर, अब यहाँ पर हम देखते हैं पूरे रीति रिवाज के साथ रेखा के कंकाल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और तब विवेक रेखा की बहन को एक लेटर देता है और वो लेटर मम्मूटी ने रेखा को आखिरी खत, जिसमें कि मम्मूटी ने रेखा की आखिरी खत का जवाब दिया